नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग आज इसके शुरुआत इंस्टॉलेशन को छोड़कर बाकी चीज़ें शुरू करते हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कल हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट react.dev पे जाएंगे। react.dev अभी जस्ट लॉन्च वेबसाइट है, इससे पहले react.js.org वेबसाइट का नाम। ये जस्ट लॉन्च हुआ है ताकि ये फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर सके, और इसको पूरी तरीके से रिएक्ट ने बदला है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन को भी बदला है। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी इसमें कंपोनेंट बनाए जाते थे, अब नहीं बनाए जाते, अब फंक्शनल बेस्ड है। मतलब उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ना के बराबर रिकमेंड किया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप आएंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा लर्न का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन से है। किसी भी लैंग्वेज का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना या डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहला रेफरेंस जो है वो एक्चुअल होता है। बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसे वेबसाइट जहाँ कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा कम्प्रिहेंसिव है, उसको जाके पढ़ लेते हैं, उनको लगता है सब आता है। जैसे मैं कुछ वेबसाइट के नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी रिकमेंड एक दो तो है जो ऐसा करते हैं। वेब W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है, उसमें जाकर अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो बहुत कम पढ़ेंगे इस समय। वो करीबन आपको 5% 10% से ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा। ट्यूटोरियल पॉइंट करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। तो क्या वो आर्टिकल पूरा है? जवाब है नहीं। वो एक कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एग्जाम के नोट्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन अच्छे से इसके ऊपर एक्सपर्ट बनना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पे जाना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज हो, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है और उस लैंग्वेज का वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, उसको पूरा पढ़ना चाहिए। तो हम पूरी तरीके से रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट करते हैं और इसके साथ जाएंगे, ठीक है। और एक एक टॉपिक जो इसके ऊपर बना हुआ है, लिखा हुआ है, वो सारा चीज़ को अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई भी करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले इंस्टॉलेशन का फेज था, जिसमें हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है। इसके बाद हम यहाँ नीचे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कैसे रिएक्ट डाले, एडिटर को सेटअप कैसे करें, टाइप स्क्रिप्ट का क्या काम है, रिएक्ट डेवलपर टूल क्या होता है। चलिए, रिएक्ट डेवलपर टूल क्या होता है इस पर पहले बात करेंगे। रिएक्ट डेवलपर टूल एक्चुअल में आपको इंस्पेक्ट करने में मदद करता है, मतलब कोड को डिबग करने में, कंपोनेंट क्या बनाए हो नहीं बनाए हो, यानी अपने पूरे प्रोजेक्ट में आपको हर तरह से सपोर्ट मिलता है रिएक्ट डेवलपर टूल से। इसको आप अपने ब्राउजर से इंस्टॉल करें, जैसे क्रोम में, मॉजिला में या एज में। तो अभी मेरा फिलहाल एज ओपन है, इसलिए हम इंस्टॉल फॉर एज पे क्लिक करते हैं। जिसके बाद हमको एक एक्सटर्नल लिंक मिल जाएगा जो कि यहाँ पे वेब स्टोर का है, देखो। और यहाँ पर ये ऐड है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर रिमूव दिख रहा है। तो ऐड होने का मतलब ये है कि जब आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट जब आप इसको ओपन करेंगे या रिएक्ट जैसे नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, तो आपको वो सपोर्ट मिलेगा कि ये प्रोजेक्ट किससे बना हुआ है और बाकी चीज़ें क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पर एक और आपको सेक्शन मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम ज़्यादा हुआ भाई, एक्चुअल लेकर आते हैं, ठीक है। ये देखो, तो आप यहाँ पे देखेंगे रिएक्ट का सिंबल नजर आ रहा है, ये रिएक्ट का सिंबल है। और इसमें कंपोनेंट लिखा हुआ है, यहाँ प्रोफाइलर लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपोनेंट लिखा हुआ है, और ये कंपोनेंट का प्रोफाइल है। तो अगर आप इसको कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो जितना भी कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट में बना हुआ है पहले से, उस सबकी जानकारी दे दे। हम लोग आगे भी देखेंगे, जो कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे उसका नाम भी इसमें आएगा। तो ये 3 4 टैब आपको पहले से बाय डिफॉल्ट आपके लैपटॉप में नहीं होगा जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं कर लेते। किसको करना है इंस्टॉल? आपको रिएक्ट डेवलपर टूल नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे react.dev/learn/react डेवलपर टूल, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन का तरीका मिलेगा। ब्राउजर क्रोम है, क्रोम में डालिए, एज है, एज में डालिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके जस्ट नीचे आके देखेंगे तो वो ही स्क्रीनशॉट है जहाँ पे भी हम लोग देख कर आए। टैब मिलेगा आपको कंपोनेंट नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसके इसके सेटअप से आपका डीबगिंग थोड़ा आसान हो जाएगा, यानी एरर आने पर आप अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक इस वीडियो में, वो ये है कि हम लोग लर्न रिएक्ट के सेक्शन में पहला टॉपिक दिख रहा है, डिस्क्राइबिंग द यूआई। डिस्क्राइबिंग द यूआई को जब हम खोलते हैं तो उसमें कई मल्टीपल टॉपिक नजर आते हैं। पहला टॉपिक लिखा हुआ है माई फर्स्ट कॉम्पोनेंट। माई फर्स्ट कॉम्पोनेंट में जब हम आएंगे तो यहाँ पर कॉम्पोनेंट के बारे में ऑब्वियसली यहाँ पे बात होगी। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
कंपोनेंट आर वन ऑफ द कोर कंसेप्ट ऑफ रिएक्ट। मैंने कल भी आपसे बोर्ड पे डिस्कशन किया था कि कंपोनेंट एक सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है किसी भी वेबसाइट का। अगर कोई वेबसाइट में बटन है तो वो उसका कंपोनेंट है, हेडर है तो उसका कंपोनेंट है, कोई सर्च की पट्टी है कंपोनेंट है, कोई छोटा सा लिंक भी है कंपोनेंट है, इमेज है कंपोनेंट है। हम लोग एचटीएमएल में इसको एलिमेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन रिएक्ट में इसको कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। कंपोनेंट यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ एचटीएमएल भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है। तो कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम लोग को सबसे पहले बात करनी है। क्या लिखा हुआ है? दे आर द फाउंडेशन, मतलब एकदम नींव है किसी भी एप्लीकेशन का। अपॉन विच यू बिल्ड यूआई, जिसके इस्तेमाल से ही हम यूजर इंटरफेस डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? विच मेक दैम परफेक्ट प्लेस टू स्टार्ट रिएक्ट जर्नी। रिएक्ट की शुरुआत में सबसे पहले आपको क्या समझना है? कंपोनेंट समझना है। चलिए बिल्डिंग कैसे करते हैं वो जल्दी से देखते हैं, पूरा आर्टिकल पढ़ना नहीं है, जल्दी जल्दी समझते हैं। वेब में हम एचटीएमएल का इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, जैसे H1, OOL और ये आर्टिकल नाम का टैग, ये तो एचटीएमएल में आप लोगों ने देखा ही है। इसी तरीके से हम लोग इसे कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म है एचटीएमएल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज जिससे हम ढांचा बना सके, वो लैंग्वेज जिससे हम स्ट्रक्चर तैयार कर सकें। तो उसमें से एक एचटीएमएल आप जानते हैं 99% एचटीएमएल यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जिसे यहाँ पे जेएसएक्स कहा जाता है, वो इस्तेमाल होगा। ये जो कंपोनेंट है, ये मार्कअप है, ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे H1 जो है वो हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, OL जो है वो ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, LI जो है वो लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट करता है, और जो आर्टिकल है पूरे आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हर एक टैग ऑफ एचटीएमएल, हर एक टैग ऑफ एचटीएमएल कोई ना कोई चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जब हम लोग ये सबको कंबाइन कर दें, एचटीएमएल को, सीएसएस को, जावास्क्रिप्ट को, तो इन सब के कॉम्बिनेशन का कलेक्शन को हम कहते हैं कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, रिएक्ट लेट यू कंबाइन योर मार्कअप, मार्कअप मतलब एचटीएमएल, CSS and JavaScript into customized form called component। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीयूजेबल होता है आपका रिएक्ट का कंपोनेंट। मतलब आप एक बार बनाएंगे, जैसे बटन बना दिया आपने कंपोनेंट, तो पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां बटन है दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। एक इमेज बना दी है तो बार बार इमेज को लगाने की जरूरत नहीं है। एचटीएमएल में हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उसी को दोबारा दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारा डू नॉट रिपीट योर सेल्फ वाला प्रिंसिपल काम करता है। इसके बाद आगे देखिए, कंपोनेंट को अगर आप देखेंगे तो देखने में एकदम एचटीएमएल जैसा लगेगा। देखिए ये कंपोनेंट्स है, पेज लेआउट, नेविगेशन हेड बार, देखने में सब कुछ एचटीएमएल जैसा लग रहा है, और ये एचटीएमएल जैसा है भी। आगे देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। हम लोग अपने प्रोजेक्ट में भी ऐसा करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जावास्क्रिप्ट की मदद से, कि एक फंक्शन बनाया गया है जिसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने के बाद उस फंक्शन का नाम है प्रोफाइल। एक बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपोनेंट ऑफ रिएक्ट होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। कंपोनेंट ऑफ जो रिएक्ट होगा उसका फंक्शन का नाम पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे प्रोफाइल का देखो यहाँ P कैपिटल है। डू नॉट यूज स्मॉल एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द कंपोनेंट नेम, ये ध्यान में रखना है, P कैपिटल है। इसके बाद रिटर्न में ये हमको क्या दे रहा है, देखिए, अरे ये तो IMG टैग है एचटीएमएल का। एचटीएमएल का IMG टैग है, इसमें SRC है और AIC है, जो एचटीएमएल में होता है। लेकिन ये है JSX, JSX है, देखने में करने में कोई अंतर नहीं। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो ये है कि एचटीएमएल में क्लोजिंग टैग IMG का होता है क्या? नहीं होता। इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं, यानी अकेला टैग जो स्टार्ट होता है, इंड नहीं होता। तो जो टैग इंड नहीं होता उसके लास्ट में स्लैश लगाना यहाँ अनिवार्य है। अगर आपने छोड़ा तो ये एरर दे देगा। तो इसी में JSX स्ट्रिक्ट है, बाकी एचटीएमएल जितना है, और कोई चेंजेस नहीं। आगे देखते हैं कैसे एक्सपोर्ट करते हैं इसको, वगैरह वगैरह। चलिए इसके उदाहरण के लिए मैंने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, मैंने जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया उसका नाम है माई वेब। और माई वेब को मैं रन करके देख रहा था तो उसमें आ रहा था पहला पेज ये वाला, और इस पहले पेज में हम जाते हैं ऐप फोल्डर के अंदर, क्योंकि मैंने बोला भी था आपको कि हर चीज़ आपको कहाँ बनानी है, ऐप के अंदर बनानी।
अगर आप ऐप के अंदर कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो आपको फोल्डर बना लेना चाहिए एक ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर आपको पहला जो बनाना है उसका नाम हम रख लेते हैं प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स, लिख सकते हैं जेएसएक्स एचटीएमएल की तरह एक्सटेंशन जेएसएक्स होता है जेएसएक्स का। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है, जेएस भी यूज कर सकते हैं और जेएसएक्स भी यूज कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन में आपको जेएसएक्स लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, उसका नाम हम प्रोफाइल लिखेंगे, और उसके बाद उसका बॉडी, उसके रिटर्न के अंदर एक एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न होगा, दो नहीं, ध्यान रखना, ये भी हम बताएंगे क्यों। इसके अंदर आने के बाद हम एक आईएमजी टैग का इस्तेमाल करते हैं, एसआरसी का इस्तेमाल करते हैं। एसआरसी के बाद एक डमी एचटीएमएल से ऑनलाइन, लेकिन ये वेबसाइट हमको अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे भी ऑनलाइन यूज किया गया है, और ये ऑनलाइन यूआरएल को, एक्सटर्नल यूआरएल को अलाउ जल्दी से नहीं करता, लेकिन ये इमेज ठीक है, तो मैं इसी यूआरएल को यूज कर लेता हूँ, सही रहेगा, ताकि मेरा लर्निंग सेम टू सेम रहे। इसके बाद AIT क्या होता है, अल्टरनेटिव नेम, जो यहाँ पे देना ज्यादा सही रहेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रोफाइल इमेज, कुछ भी लिख दो, कोई इशू नहीं पड़ता है, लेकिन स्लैश लगाना जरूरी होगा, ये नहीं भूलना। एचटीएमएल में भी लगाना जरूरी होता है, लेकिन नहीं लगाने से एरर नहीं आता, यहाँ पे लगाना कंपलसरी है, लगाना ही होगा। तो देखिए ये एक कंपोनेंट है जिसका नाम है प्रोफाइल, ये यहाँ पर बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे बना है तो यहाँ पे इस्तेमाल तो नहीं होगा, इस्तेमाल तो पेज डॉट जेएसएक्स में होगा, इसलिए इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बावर्ची खाने में खाना बनता है लेकिन खाया नहीं जाता, इसी तरीके से यहाँ पे बना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट, अगर एक अकेला फाइल है तो उसके साथ डिफॉल्ट भी लगेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। देखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखने से ये फंक्शन यहाँ से अब एक्सपोर्टेबल हो गया, मतलब इसको यहाँ से बाहर एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम नहीं लिखते तो ये यहाँ से बाहर एक्सेस नहीं होता, इसी पेज में एक्सेस होता, मतलब कुएं का मेढक बन के रह जाता। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पेज डॉट जेएसएक्स से पर लेके जाएंगे। अब यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे कचरे, तो सबको मिटा देते हैं और यहाँ पे बनाते हैं एक फंक्शन जिसके आगे लगा होगा एक्सपोर्ट फंक्शन, कल लास्ट क्लास इसको बोलते हैं पेज, ये है पेज और वो है कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करके रिटर्न लिखते हैं, और रिटर्न लिखने के बाद इस जगह पे उस कंपोनेंट को कॉल करते हैं जिसका नाम है प्रोफाइल। देखिए ऐसे एक्सपोर्ट करना है, ऊपर देखिए इंपोर्ट लाइन, देखिए इंपोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम डॉट का मतलब इसी फोल्डर में, कंपोनेंट नाम का फोल्डर है और उसके अंदर प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स है, लेकिन जेएसएक्स लिखने की जरूरत नहीं। तो प्रोफाइल ये अपने ऑटोमेटिक आ गया मेरे पास, लेकिन अगर आप टाइप भी करेंगे तो सेम चीज करेंगे। इसके बाद जब उसको कॉल करने की बारी होगी तो लगेगा जैसे कंपोनेंट को आप एचटीएमएल टैग में यूज कर रहे हैं, देखने में आपको एचटीएमएल टैग जैसा लग रहा है, बट ध्यान रखिए पहला कैपिटल है, पी कैपिटल है, अगर स्मॉल हुआ तो ये एचटीएमएल का जेएसएक्स ढूंढेगा, जो कि नहीं है। तो पी कैपिटल और इसके बाद सेल्फ लोडिंग, क्यों, क्योंकि इसका इंडिंग टैग नहीं है और ये रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब ये फंक्शन का नाम तो हम लिखा ही नहीं, एक्सपोर्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम होगा पेज, कुछ भी नाम हो सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन ज्यादातर नाम फाइल के नाम से मैच करता है। तो आप इसको अगर देखिएगा तो आपको बताएगा डिफॉल्ट, अच्छा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट में रखना है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, देखो वो इमेज आ गया जिस इमेज पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो धारी धारी क्या आता है, इसमें थोड़ा सा सीसेस किया हुआ पहले से, वो सीसेस की वजह से आ रहा है। तो आप जाइए यहाँ पर देखिए ग्लोबल डॉट सीएसएस लिखा हुआ है, उसके नीचे यहाँ इतना सारा सीएसएस है ना, इस तीन को ऊपर वाला लाइन छोड़ के बाकी जो लाइन है उसको हटा दीजिए, अभी आपके कोई काम का नहीं है, वो पहला पेज जो रहता है उसके लिए था। देखो सॉल्व हो गया हो, तो जो स्ट्रिप आ रहा था उसकी वजह से, तो हम ग्लोबल डॉट डॉट सीएसएस को हटा देंगे। ये जो प्रोफाइल मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है वो एक्सपोर्ट हुआ यहाँ से, यानी कंपोनेंट फोल्डर से। तो कंपोनेंट फोल्डर में बना हुआ कंपोनेंट वो इस्तेमाल हो रहा है पेज डॉट जेएस में। पेज डॉट जेएस में कोई आईएमजी टैग नहीं है, वो कहाँ है, वो प्रोफाइल नाम के कंपोनेंट के अंदर है। प्रोफाइल नाम के कंपोनेंट को जब हम कॉल किया तो वो इमेज भी आ गया। और एक इम्पॉर्टेंट और मजेदार बात यह है
इसकी जितनी बार चाहे कॉपी बना सकते हैं। देखिए अब आपको एरर आ रहा है, रेड हो गया। एरर आने की वजह सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो रिटर्न करने टाइम ध्यान रखना होगा। रिटर्न करने टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, हमेशा रिटर्न होगा एक एलिमेंट। रिटर्न एक अकेला होता है। आउटपुट फंक्शन का क्या होता है, एक होता है या एक से ज्यादा होता है, एक होता है। यहाँ पे क्या हो गया, चार हो गए, जो कि किसी भी हाल में जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के रूल को वोलाइट कर रहा है। इसके लिए तुमको क्या करना होगा, इसके लिए एक ही तरीका है, इस सबको एक डिव में डाल दो, इसको सबको एक एलिमेंट में डाल दो, नेस्टेड कर दो, जिससे काम खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिव, आप डिव के बारे में जानते हैं एचटीएमएल में, डिव क्या चीज है, देखो तो इजी। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो एक डिव ही जा रहा है, उसके अंदर चार है, तो उसको क्या करते हैं, एक ही में रैप करके आउटपुट किए तो आउटपुट हो गया। लेकिन अगर अलग अलग रैप कर, बिना रैप किए करेंगे तो नहीं होगा। देखो यहाँ चार इमेज आ गए, आगे तो हम क्या बोला, कंपोनेंट रीयूजेबल होता है, क्योंकि फंक्शन से बनता है और फंक्शन रीयूजेबल होता है। तो फंक्शन की इस फैसिलिटी को यहाँ पे बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद हमारा कंपोनेंट जितना चाहो उतना डिजाइन हो जाएगा। एक दूसरे के बगल में चाहिए, वो सब तो आपको पता है, क्लास नेम में लगाए, क्लिक, बगल में आ गया, खत्म। गैप चाहिए, जी जी या पूरा गैप, गैप, ठीक है। और बीच में चाहिए उसका कैपिटल इस्तेमाल, वो बाकी चीज है सारा, उसमें कोई इंटरप्रेट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट बनाने से हम लोग इस जगह पे एक्सेस करें। चलो एक हेडर बनाते हैं इसका, ठीक है। तो इसी अगेन कंपोनेंट बनाने के लिए कहाँ जमा कर रहे हैं कंपोनेंट को, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर कर रहे हैं। तो जहाँ प्रोफाइल है वहीं पे जाके क्लिक करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। नाम नहीं ना भूलिएगा कि पहला कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल JSX। इसके बाद दूसरा तरीके से एक्सपोर्ट करके दिखाते हैं। देखो हम इस बार एरो फंक्शन बना रहे हैं, कौन सा फंक्शन, एरो, लेकिन नाम में वही बात, कैपिटल होगा, ठीक है। कॉन्स हेडर, कॉन्स लेट दोनों से बन सकता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन इस तरह से बनता है, और इसके अंदर रिटर्न, हम इसके अंदर क्या चाहते हैं, एक डिव होगा जिसका क्लास बीजी डैश टिल डैश 600 रखेंगे, फ्लिक्स रहेगा, फ्लिक्स डैश 1 रहेगा। ये सब तो हम क्या लिख रहे हैं, केल्विन सीएसएस लिख रहे हैं। उसके बाद पेडिंग रहेगा, पेडिंग बगल अगल से भी रहेगा, ठीक है। उसके अंदर में एक H1 का टैग रहेगा, जिसमें लिखा होगा है, इसमें लिखा होगा माई वेब, जो कि एक लोगों के कंसिडरेशन में रहेगा। क्लास लगा दो, उसमें क्लास की जगह खाली क्लास नेम लिखना है, ध्यान रखने वाली बात। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट एज वाइट रहेगा, फॉन्ट बोल्ड रहेगा, टेक्स्ट 2x रहेगा, बाकी चीजें, ठीक है। ये एक हेडर बन गया। अब ये हेडर एक्सपोर्ट है क्या, नहीं है, तो नीचे लिख सकते हो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, देखो एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट होने के बाद हम इसको कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में कहीं पे भी कर सकते हैं। हम आते हैं यहाँ पे page.js में, और इस फ्लिक्स वाले से भी ऊपर यहाँ पर हेडर को इंपोर्ट कर लेते हैं। हेडर इंपोर्ट हो गया, देखो ऊपर लाइन अपने आप आ गया। तो जो हेडर इंपोर्ट हुआ तो फिर से दो कंपोनेंट हो गया, हेडर अलग कंपोनेंट हो गया और डिव वही फिर से समस्या। तो या तो उसको पूरा डिव में घेरो, या तो पूरा डिव एक कंपोनेंट करो, और नहीं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे, देखो इससे सोल्यूशन आ गया। आगे अब आपको वो मार्जिन टॉप लगाना है, तो थोड़ा सा मार्जिन टॉप एम्प्टी बोलते हैं यहाँ पे, मार्जिन टॉप हो गया। तो तुम्हारा पट्टी भी बन गया, और वो जो कंपोनेंट कॉपी पेस्ट हो रहा था वो भी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे इसको, इंस्पेक्ट में जाएंगे, तो पहले तुमको वो दिखा देते हैं। देखो इंस्पेक्ट में कंपोनेंट में वो दिखा देते हैं कि कंपोनेंट सब बना हुआ कैसे, देखोगे इस कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं, प्रोफाइल, अच्छा तो फिर कभी इसको ऐसे नॉर्मल हम यहाँ दिखाते हैं, एचटीएमएल वाला कोड दिखाते हैं, एलिमेंट इसमें मिलेगा। देखो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि बॉडी का टैग दिख रहा है, और बॉडी के जस्ट बाद एक एम्प्टी डिव है, हाँ हम डाला था। उसके बाद हेडर का सारा काम, और उसके बाद वो डिव लिखते हैं।
तो इसका मतलब एक div यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है जिसका कोई फंक्शन नहीं है। तो एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा डाला है। एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्स्ट्रा डाला गया है, इसको हटाना है। और आपका फ्रेगमेंटेशन भी रहना चाहिए, यानी कि ये ऐसा दिखना नहीं चाहिए पब्लिक को, ये सही नहीं लगता है। इसके लिए आप क्या करो, जब आप एक एलिमेंट करने में आते हो तो आपको ये एरर आता है, एक एलिमेंट तो नहीं है अभी, तो आप ऐसा वाला सोल्यूशन दे सकते हो। इसको बस शुरू करो और बंद कर दो, बस इसके अंदर कोई डिव का नाम मत लिखो, मतलब एंगुलर ब्रैकेट ही डालो और बंद कर दो। और ये एचटीएमएल की तरह इंड भी होता है। इसको बोलते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन। रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन छोटी सी एक ऐसी एलिमेंट्स है जिससे आप डालेंगे और वो वहां पे एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, लेकिन एक एलिमेंट में सपोर्ट कर देगा। तो आप आउटपुट देखिए इस बार, देखिए वो जो बॉडी है उसके जस्ट बाद हेडर शुरू हो गया, डिव गायब हो गया, जो इनकी डिव सब नहीं है ना। तो इससे क्या होगा, एसईओ अच्छा होगा, इससे वेबसाइट अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सकता है। तो जब भी आपको एक घेरे में लेना हो तो ऐसा ब्लैंक वाला यूज कर सकते हो। तो ये है आज का टॉपिक जिसमें हम लोग रिएक्ट के कंपोनेंट के बारे में बात किया। रिएक्ट के कंपोनेंट को डुप्लीकेट कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लिया, है ना। और रिएक्ट के कंपोनेंट को हम लोग कई सारे कंपोनेंट बनाकर उसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। देखो, अगर तुमको चारों चारों जो इमेज है वो पूरा फुल विड्थ में चाहिए, तो तुम उसको कैसे कंसीडर करोगे? इस तरह से डिव में कंसीडर करोगे और लिखोगे यहाँ फ्लिक्स डैश वन, ठीक है। और इस डिव के अंदर आईएनजी डालोगे और इसमें विथ जरूर लगा दोगे, विथ। अब इसका सीएसएस कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के लिए। तो क्लास नेम लगाइए, अपना कोई नाम रख दीजिए, हम नाम रख लेते हैं इमेज। और उसको जाइए ग्लोबल डॉट सी एस एस के पास, और वहां पे डॉट सी एस एस लिख सकते हैं, डॉट इमेज। और सीरीज लिखिए विथ 100%, हाइट, जिनको टेलविन नहीं मालूम उनके लिए, ठीक है। हाइट ऑटो कर देते हैं, चेक करो। 4 कंपोनेंट, तो इमेज जो है 100% हो गया, वो बराबर हो गया, उसका सी एस एस भी हो गया, सब कुछ पॉसिबल है। तो हम लोग सी एस एस भी कर सकते हैं, बट ध्यान रहे ग्लोबल डॉट सी एस एस में करेंगे। और ऊपर का ये 3 लाइन नहीं हटाना है, वो टेलविन को एनेबल करता है। तो टेलविन जो लोग कर रहे हैं उनको नहीं हटाना है, जो लोग टेलविन नहीं कर रहे वो हटा सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन इंस्टॉलेशन टाइम में नो कर दे अगर टेलविन नहीं इंस्टॉल कर रहा है, तो वो पेज डॉट जेएस में काम आ जाता है, ठीक है। अगर ये प्रोफाइलिंग का तरीका है जिससे सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये वीडियो में बस इतना ही, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।